हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 3 का लिंक मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विच कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला सोवरन बैक्ड protection and indemnity insurance product under the Bharat Maritime Insurance Pool to provide third-party liability coverage of up to $1.5 billion US. The first P&I insurance, that is protection and indemnity policy, was handed over by Sanjay Lohia, जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, टू विच इंडियन शिपिंग कंपनी। तो इन्होंने बेसिकली पहली पॉलिसी हैंडओवर की है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, एससीआई जो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनको इन्होंने ये पॉलिसी हैंडओवर की है, जो बेसिकली इंडिया की पहली सोवरन बैंक प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी है। ठीक है, अब ये जो पॉलिसी है इसे डिजाइन किसने किया है? इट इज डिजाइन बाय योर NIACL. NIACL is your न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, सो न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इस पॉलिसी को डिजाइन एंड इशू किया है। फाइन, सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। डिटेल में देखते हैं तो इंडिया की पहली सोवरन बैंक प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट अंडर द भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, इसको जो है बेसिकली इस पॉलिसी को भी हैंडओवर किया गया है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। एंड ये पहली कंपनी बनी है जिसे ये इशू किया गया है। राइट, अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी प्रोडक्ट जो है वो भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के तहत कब लॉन्च किया गया था? 30 जुलाई 2026 को। वैसे ये जो आपका बेसिकली भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल है, ये ऑपरेशनल कब हुआ था? ये मई में ऑपरेशनल हुआ था, 12 मई को। और 30 जुलाई 2026 को इसमें आपका प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है ऐड हुआ था। इससे पहले कौन कौन से थे? हाल एंड मशीनरी था, कार्गो, वॉर रिस्क, ये सारे इसमें थे। अभी जुलाई में ये वाला आपका प्रोडक्ट ऐड किया गया है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी लाइबिलिटीज आपकी कवर्ड रहती हैं? क्रू लाइबिलिटी, जैसे किसी की डेथ हो गई क्रू मेंबर्स की, ठीक है, वो इसमें कवर्ड होता है। कार्गो लाइबिलिटी होता है, पॉल्यूशन लाइबिलिटी होता है, ठीक है, रेक रिमूवल, वर्ल्ड वाइड असिस्टेंट वाया 24/7 पोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क, एंड यहाँ पे इंडेमनिटी लिमिट जो है वो आपकी $1.5 बिलियन की है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल की। तो इसकी टोटल कैपेसिटी 13,906 करोड़ की, अप्रोक्सीमेटली $1.5 बिलियन की है। सोवरन गारंटी इसमें आपकी 12,980 करोड़ की है। सीड कैपिटल यहाँ पे चाहिए है 926 करोड़ का फ्रॉम 23 डोमेस्टिक इंश्योरर। बैकस्टॉप बताया गया है $100 मिलियन गवर्नमेंट ट्रिगर थ्रेशोल्ड। टेन्योर इसका इनिशियली 10 साल का 10 साल का रहेगा, 10 ईयर्स का रहेगा। इसे एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर 5 साल के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो GIC री जो है ये आपका पूल मैनेजर काम करेगा। NIACL प्राइमरी अंडरराइटर एंड प्रोडक्ट आर्किटेक्ट, एंड इट विल बी रेगुलेटेड बाय योर IRDAI एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि scheme for another 5 year. What is the total budget outlay allocated for this extended period? तो यहाँ पे क्या बोला है, 2026-27 से 2030-31 तक 5 साल का कंटिन्यूएशन किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। और इसके लिए जो इस टाइम पीरियड के लिए 5 साल के लिए जो बजट दिया गया है वो कितना बताया गया है? इट इज़ योर ₹3.15 लाख करोड़। तो ये आपका कंटिन्यूएशन अमाउंट जो है वो रखा गया है। ठीक है, 3,15,614 करोड़ एक्चुअल अमाउंट है आपका। ठीक है, नाउ बात करते हैं स्कीम की। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है। ठीक है, बजट आउटले अभी हमने पढ़ा 3.15 लाख करोड़ का है। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है? 60,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। इसमें यहाँ पे जो फार्मर है उसके लिए कुछ डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किए गए हैं, या आप बोल सकते हो कि ये यहाँ पे इंस्टॉलमेंट स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं PM किसान पोर्टल पे, मोबाइल ऐप पे, एंड आपका जो है PFMS पोर्टल पे। ठीक है, इनके बाय यूजिंग देयर आधार, मोबाइल और बैंक डिटेल्स। राइट,
इसके अलावा अचीवमेंट्स की बात करें अंडर द स्कीम, टोटल डिसबर्समेंट यहाँ पे किया जा चुका है 4.47 लाख करोड़ का 23 इंस्टॉलमेंट्स में। एंड लेटेस्ट जो आपकी डेटा अवेलेबल है वो है जून 2026 की, जिसमें 18,880 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। ये सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है 9.49 करोड़ फार्मर्स को, ठीक है, जिसमें 2.18 करोड़ जो है वो वुमेन्स आपकी हैं। ओके, इसके अलावा कोविड-19 सपोर्ट की बात करें तो रुपीस 1.71 लाख करोड़ डिस्पर्स किए गए हैं। इनमें से विमेन बेनिफिशरीज को 1.06 लाख करोड़ का ट्रांसफर किया गया है। फाइन। नाउ अब बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम जो है इसके बैकग्राउंड की। दैट मीन्स कि इसे कब लॉन्च किया गया था, 2019 में लॉन्च किया गया था। ये आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडेड बाय योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे जो है 6,000 रुपए का प्रोवाइड किया जाता है एनुअली, एंड 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इनको यहाँ पे 2,000 की जो इंस्टॉलमेंट है वो दी जाती है साल में 3 बार, ठीक है, वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ये पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, विच कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट्स with the energy storage system with total budget outlay of rupees 5,070 crore. What is the target floating solar capacity to be developed under this scheme? तो एक स्कीम अप्रूव की गई है हमारी गवर्नमेंट द्वारा, यूनियन कैबिनेट द्वारा, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, ठीक है। और इसका मेन एम है डेवलपमेंट करना फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक। बेसिकली जो रिजर्वॉयर्स हैं उनके ऊपर हम ये जो पैनल्स हैं सोलर पैनल्स उनको बिछा देंगे, ठीक है, ताकि हम जो है सोलर एनर्जी कैप्चर कर पाए, राइट। सो यहाँ पे अब टारगेट क्या है, इस स्कीम के तहत हमारा टारगेट है फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी कितनी हम जो है डेवलप कर पाए, तो इट इज अराउंड 5,000 मेगावाट, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे हमारा टारगेट है, ठीक है, 5,000 मेगावाट का, कि इतना हम कैपेसिटी फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी जो है वो जनरेट कर पाए, डेवलप कर पाए, ठीक है। नाउ थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, जो आपके प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जाएंगे ये आपका कौन से ड्यूरेशन में किए जाएंगे, फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 टू दी फाइनेंशियल ईयर 2030-31, ठीक है। इस ड्यूरेशन में जो है आपके प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जाएंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट आपका प्रोवाइड किया जाएगा टिल दी फाइनेंशियल ईयर 2033, ठीक है। एंड इट विल इंक्लूड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विद अ मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 2 hours, दैट इज 10,000 मेगावाट आवर, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करें यहाँ पे तो रुपीज 1 करोड़ पर मेगावाट यहाँ पे जो है दिया जाएगा फॉर आफ्टर कमीशनिंग, एंड अप टू 50 लाख पर प्रोजेक्ट फॉर फीजिबल स्टडीज, राइट। नाउ द स्कीम विल यूटिलाइज एग्जिस्टिंग रिजर्वॉयर्स एंड इंडस्ट्रियल पॉन्ड्स आपके स्टेट्स एंड यूटीज में जो होंगे विदाउट एडिशनल लैंड एक्विजिशन, राइट। सो रिजर्वर और इंडस्ट्रियल पॉन्ड जो होंगे वहां पे ये प्रोजेक्ट्स जो हैं बेसिकली लगाए जा सकेंगे, वाइल इंटीग्रेटेड योर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विल इंप्रूव द ग्रिड स्टेबिलिटी, राइट। जो स्कीम है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये रिड्यूस करेगा अराउंड 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशन एनुअली एंड जनरेट करेगा 16,000 से 17,000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द समुद्र मंथन, that is a national offshore exploration scheme to be implemented through the financial year 2030-31. What is the total budget outlay approved for this scheme? So हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम को, और ये इम्प्लीमेंट की जाएगी थ्रू दी फाइनेंशियल ईयर 2030-31 के तहत। एंड इसके लिए टोटल बजट जो दिया गया है, अप्रूव किया गया है अंडर द स्कीम, इट इज योर 84,084 करोड़, ठीक है। 84,084 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है आपका, ठीक है। अब डिटेल में देखते हैं स्कीम के बारे में। तो स्कीम यहाँ पे बजट आउटले अभी हमने डिस्कस किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बूस्ट करना ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को, स्ट्रेंथन करना इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी एंड रिड्यूस करना इंपोर्ट डिपेंडेंसी, साथ में ही प्रमोट करना अपस्ट्रीम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन पीरियड भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपका 2030-31 तक रहेगा ये आपका, ठीक है। एंड इट इज योर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। साथ में ही कौन सी मिनिस्ट्री इसमें आपकी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। फंडिंग एलोकेशन की बात करें तो आपका 43,200 करोड़ का फंडिंग यहाँ पे रहेगा फॉर द डीप वाटर ड्रिलिंग, ठीक है, नेक्स्ट 5 years के लिए। 28,534 करोड़ का एलोकेशन यूज किया जाएगा ऑफशोर डेटा एक्विजिशन के लिए। 10,000 करोड़ का फॉर कॉमन प्रोडक्शन एंड इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड 2,000 करोड़ विल बी यूज्ड फॉर ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस हब्स, ठीक है।
एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे रहेगा अप टू 50% का ऑफ अ ड्रिलिंग कॉस्ट और ₹675 करोड़ पर, ठीक है, जो भी कम होगा उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर डीप सी एंड अल्ट्रा डीप सी वेल्स विद अ हाई रिस्क एंड अनसर्टेन आउटकम्स। फाइन। इसके अलावा जो स्कीम है इट इज एक्सपेक्टेड ये एक्सिलरेट करेगी रिजर्व एक्रिएशन ऑफ ओवर 6,000 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट गैस, ठीक है, जो बेस्ड रहेगा एक्सप्लोरेशन सक्सेस में। एंड जो स्कीम है इसका मेन एम रहेगा इंक्रीज करना इंडिया का एनुअल डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, जो अभी 62 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट गैस है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको हम इंक्रीज करेंगे 62 से 80, ठीक है, 80 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट गैस जो है वो बेसिकली यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है। इसके अलावा फर्दर इसका एम है एक्सपैंड करना कंट्री के हाइड्रोकार्बन रिसोर्स बेस को, जो आपका अभी 1600 है, इसको इंक्रीज करना है हमें 2200 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। साथ में ही हमें यहाँ पे क्या बोला है, एडिशनल ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन जो है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका रिड्यूस होएगा, ठीक है, ये बेसिकली रिड्यूस करेगा कंट्री का एनुअल क्रूड ऑयल इंपोर्ट, और ये हमें बेसिकली यहाँ पे नियरली फायदा देगा ₹1 लाख करोड़ का, मतलब इतना हमारा जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सपैंडेड खेलो इंडिया स्कीम टू एनहांस द assistant to National Sports Federation with a total budget of 36,441 crore for the years 2026-27 and to the 2030-31. Out of this, how much money has been kept only for the Khelo India scheme? तो रिसेंटली यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है एक्सपैंड करने को खेलो इंडिया स्कीम एंड एनहांस करने के लिए असिस्टेंट टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। अब इन दोनों का कंबाइंड बजट जो है 36,441 करोड़ का है, और अगर हम इंडिविजुअली बात करें, ठीक है, तो खेलो इंडिया स्कीम जो है इसके लिए जो इसको एक्सपैंड करने के लिए 29,054 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, वेयरएस जो आपकी दूसरी स्कीम है इसके लिए 7,387 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। फाइन। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे जो इस स्कीम के लिए मतलब एलोकेशन दिया गया है, इसके लिए इसका मेन एम है प्रमोट करना स्पोर्ट्स को एज अ टूल फॉर यूथ डेवलपमेंट, नेशन बिल्डिंग एंड इंडियाज ग्लोबल स्पोर्ट्स एम्बिशन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, खेलो इंडिया स्कीम के बारे में जानते हैं। इसे लॉन्च किया गया था 2017-18 में, ठीक है, और इसको बेसिकली आपका लॉन्च किया गया था बाय कंबाइनिंग दी राजीव गांधी खेल अभियान, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम एंड नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। तो ये तीनों कंबाइन करके एक स्कीम बनाई गई खेलो इंडिया स्कीम, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स आपके इसमें आते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स हो गए, विंटर गेम्स, पैरा गेम्स, बीच गेम्स, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ट्राइबल गेम्स, ये सारे इसके अंदर आते हैं इवेंट्स। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन सपोर्ट विद द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके मतलब ये दोनों इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, स्कीम को। अब यहाँ पे जो आपका बेसिकली अभी अमाउंट दिया गया है किसके लिए दिया गया है, एक्सपैंड करने के लिए खेलो इंडिया स्कीम को, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, इसे अलाइन किया गया है खेलो भारत नीति 2025 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इनके साथ अलाइन किया गया है, और इसका फोकस एरिया रहेगा बेसिकली विमेन एथलीट्स पे, पैरा एथलीट्स, इंडिजिनियस स्पोर्ट्स, पीस एंड इंक्लूजन पे, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है ये स्ट्रेंथन करेगी कोलैबोरेशन प्राइवेट एकेडमीज, कॉर्पोरेट पार्टनर्स के साथ, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के साथ, इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन को लेके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इस स्कीम के तहत स्टैब्लिश किए जाएंगे नेशन वाइड स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, जिसमें आपका इंक्लूडेड होगा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर्स, खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज एंड आर्म फोर्सेस यूथ स्पोर्ट्स कंपनीज, तो ये सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे। साथ में ही कुछ इनिशिएटिव यहाँ पे जो है नए लाए गए हैं, खेलो इंडिया फीडर स्कूल, जो बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे अर्ली टैलेंट को, ठीक है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग, राइट। सो खेलो इंडिया, दूसरा है खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय, ये ठीक है, इसका एम रहेगा इंटीग्रेट करना स्पोर्ट्स को विद एजुकेशन एंड स्ट्रेंथन करना स्कूल लेवल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को। साथ में ही एक न्यू कैटेगरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है, इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट्स,
इसको यहाँ पे खेलो इंडिया फ्रेमवर्क के तहत नया न्यू कैटेगरी एज अ न्यू कैटेगरी जो है लॉन्च किया गया है या इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं असिस्टेंट टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका पीरियड रहेगा आपका फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से आपका फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक, एंड ये सपोर्ट करेगा कोचिंग को, स्पोर्ट्स साइंस, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग कैंपस, आपका फॉरेन एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो ये सारी चीज़ों को ये सपोर्ट करेगा। साथ में ही प्रमोट करेगा आपके स्पोर्ट्स टाइज को विद ग्लोबल सपोर्ट विद ग्लोबल साउथ कंट्रीज एंड शोकेस करेगा इंडिजिनियस स्पोर्ट्स इंटरनेशनली। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, REC Limited and Power Finance Corporation Limited sign a common loan agreement with Meja Urja Nigam Private Limited to finance 2,400 megawatt thermal power expansion project in Uttar Pradesh. What is the total loan amount approved under this agreement? सो यहाँ पे क्या हुआ है, REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इन्होंने साइन किया है कॉमन लोन अग्रीमेंट किसके साथ, मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए, फाइनेंस करने के लिए 2400 मेगावाट थर्मल पावर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए इन दी उत्तर प्रदेश। एंड इसके लिए टोटल लोन अमाउंट जो बताया गया है, अप्रूव किया गया है इस एग्रीमेंट के तहत, इट इज योर 26,850 करोड़। ठीक है, तो ये लोन अमाउंट आपका है इस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, डिटेल में इसके बारे में देखते हैं। सो यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन कौन थे, आपके जो मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड है, MUNPL, इसके वहां से आपके श्री निवासा राव थे। ठीक है, शंभू शंकर गुप्ता फ्रॉम REC एंड शैली गुप्ता फ्रॉम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इन तीनों के बीच में ये अग्रीमेंट जो है साइन हुआ था। ठीक है, अब इस अग्रीमेंट के तहत MUNPL जो है ये यूज करेगा इस फंड को फॉर स्टैब्लिशिंग 3 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट्स ऑफ 800 मेगावाट ईच। ठीक है, तो मतलब आपकी 3 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट जो है वो स्टैब्लिश की जाएंगी, जिनका कैपेसिटी आपका रहेगा 800 मेगावाट का। फाइन। अंडर द स्टेज 3 of a mega thermal power project with a air cooled condenser system। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एयर कूल्ड कंडेंसर सिस्टम जो है वो बेसिकली आपका रहेगा। तो आप बोल सकते हो एक तरह से ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपकी यूज होगी इसमें, एट दी मेजा तहसील प्रयागराज, जो यूपी का आपका डिस्ट्रिक्ट है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली स्टैब्लिश किए जाएंगे। इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आपका है वो है 38,358.81 करोड़ का। ये आपका टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट रहेगा। वहीं पे अभी हमने जो आपका अमाउंट पड़ा था वो आपका लोन अमाउंट था। ठीक है, जो अप्रूव हुआ है। फाइन। अब इस MOU के तहत लीड फाइनेंसर आपका रहेगा REC लिमिटेड, एंड डेट फैसिलिटी जो है वो इक्वली शेयर्ड होगी दोनों ही कंपनीज के बीच में, REC एंड PFC के बीच में, राइट। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं MUNPL की। तो इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया था, एंड ये 50-50 वेंचर, मतलब जॉइंट वेंचर आपका 50-50 इसका जो है शेयर होल्डिंग है किसका, NTPC लिमिटेड एंड उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो इनका 50-50 का इसका शेयर होल्डिंग है, जॉइंट वेंचर ही आपका है इसका। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, which bulletin was recently launched during the 56th Foundation Day of a Cotton Corporation of India to provide cotton farmers with the advisories on weather, market prices, scientific cultivation and government initiatives। तो recently एक बुलेटिन लॉन्च किया गया है जिसका नाम आपका है कपास दर्शन बुलेटिन। ठीक है, ये बुलेटिन लॉन्च किया गया था 56 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन में ऑफ अ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो बुलेटिन है ये बेसिकली कॉटन फार्मर्स को एडवाइजरीज प्रोवाइड करेगा ऑन दी वेदर्स। ठीक है, मार्केट प्राइसेस के बारे में डिटेल देगा, साइंटिफिक कल्टीवेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, एंड जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होंगे, स्कीम्स होंगे, उनके बारे में ये बेसिकली फार्मर्स को, कॉटन फार्मर्स को बताएगा। ठीक है, तो ये सारा इसका काम रहेगा। नाउ इसके अलावा क्या क्या इनिशिएटिव्स यहाँ पे लॉन्च हुए थे वो भी देखते हैं। तो इसके अलावा डिजिटल टूल्स जो हैं, जैसे कपास किसान मोबाइल ऐप, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ कंटामिनेशन कंट्रोल एंड कंट्रोल प्रोडक्टिविटी मिशन अवेयरनेस, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी हुई थी। इसके साथ ही कुछ इक्विपमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जैसे कपास प्लकर मशीन्स, कॉटन स्टॉक श्रेडर मशीन्स, कंटामिनेशन कंट्रोल किट्स। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे कॉटन फार्मर्स को। ठीक है, इसके अलावा 4 MOUs यहाँ पे साइन हुए हैं, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन काउंसिल ऑफ
एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी। तो इनके बीच में एक अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है, किस चीज के लिए? कैपेसिटी बिल्डिंग एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए इन दी गेनिंग एंड प्रेसिंग सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है सीसीआई एंड जर्मनी की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है डुसेशे गेसेल्सशाफ्ट फॉर इंटरनेशनल ले जूसा मेनरबेट। ठीक है, GIZ। तो ये जर्मनी की आपकी फर्म है जिसके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है, MOU साइन हुआ है एनहांस करने के लिए मार्केट एक्सेस फॉर कॉटन फार्मर्स थ्रू कस्तूरी कॉटन भारत बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा तीसरा MOU साइन हुआ है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी एंड आपका मेरागांव, और जिसे जियो क्लारा भी कह सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ था प्रमोट करने के लिए कार्बन क्रेडिट जनरेशन थ्रू क्लाइमेट स्मार्ट एंड सस्टेनेबल कॉटन कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। साथ में ही फोर्थ MOU जो है ये साइन हुआ है बिटवीन दी कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड मंजीत कॉटन प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है और ये दोनों बेसिकली कोलैबोरेट करेंगे अंडर दी कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम फॉर प्रोडक्शन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ 30,000 कॉटन बेल्स। ठीक है, जिसमें से 20,000 लॉन्ग सैपल एंड 10,000 एक्स्ट्रा लॉन्ग सैपल आपके इंक्लूडेड है। ये इंश्योर करेगा ट्रेसिबिलिटी, कंप्लायंस विद क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्रीमियम ट्रेसेबल कॉटन सप्लाई चेन। राइट, साथ में ही यहाँ पे आपका बेसिकली अनाउंस किया गया था इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप ऑफ रुपीज 5,659 करोड़ कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन कपास कांति। ठीक है, इसको यहाँ पे बेसिकली आपका इसका रोड मैप बेसिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सब यहाँ पे अनाउंस किया गया था। कपास कांति आपका मई 2026 में लॉन्च किया गया था। इसके लिए टोटल आउटले अभी हमने पढ़ा 5,659 करोड़ का था। 5 साल के लिए इसे लॉन्च किया गया है, 2026-27 से 30-31 तक ये आपका चलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूव करना प्रोडक्टिविटी एंड फाइबर क्वालिटी, एनहांस करना फार्मर्स की इनकम को, मॉडर्नाइज करना कॉटन प्रोसेसिंग एंड प्रमोट करना ब्रांडिंग वाया कस्तूरी कॉटन भारत जिसे 2023 में लाया गया था। ठीक है, एंड एनकरेज करना क्लाइमेट रेसिलेंट कल्टीवेशन को। फाइन, नाउ साथ में ही ये सपोर्ट करेगा MSME प्रोक्योरमेंट को। ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स को, आपके मैकेनाइजेशन एडवाइजरी सर्विसेज को। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है ड्यूरिंग कॉटन सीजन 2025-2026 CCI ने प्रोक्योर किया है 522 लाख क्विंटल ऑफ सीड कॉटन थ्रू योर 24 लाख फार्मर्स ट्रांजेक्शन एंड यहाँ पे आपका ट्रांसफर्ड मतलब अमाउंट यहाँ पे 41,530 करोड़ का ट्रांसफर किया गया है to the Aadhaar linked accounts. ठीक है, and MSP for seed cottons was also increased by around 7% of the for the cotton season 2026-2027. तो ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कस्तूरी कॉटन भारत की, जिसको 2023 में लॉन्च किया गया था। एंड इसका मतलब क्यों लॉन्च किया गया था? बेसिकली प्रीमियम ब्रांडिंग इनिशिएटिव ये आपका है जिसे लॉन्च किया गया था फॉर सर्टिफाइड ट्रेसेबल सस्टेनेबल इंडियन कॉटन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इंश्योर करता है एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी फ्रॉम फार्म टू फैशन, फैशन टू ग्लोबल मार्केट। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो इसकी पार्टनर्स यहाँ पे आपकी हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। तो इनकी पार्टनरशिप में ये बेसिकली आपका लॉन्च किया गया था। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। इसके करंट CMD है ललित कुमार गुप्ता, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1971 में एस्टैब्लिश किया गया था। Now next आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज विजिट टू आंध्र प्रदेश PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दी अलूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दी भोगापुरम विजयानग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर आंध्र प्रदेश। व्हाट वाज द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ दिस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट? तो PM मोदी जी का विजिट हुआ था आपका आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में, रिसेंटली हुआ था। एंड उस विजिट के दौरान इन्होंने, आंध्र प्रदेश की जो विजिट थी उसके दौरान इन्होंने यहाँ पे एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको इनॉग्रेट किया है। और इसको इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी रही थी वो रही थी 5,640 करोड़ की। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर C। अब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे जो भी इनकी विजिट थी उसके रिगार्डिंग क्या क्या इनिशिएटिव्स इन्होंने जो है यहाँ पे लॉन्च किए थे, क्या क्या प्रोजेक्ट्स इन्होंने जो है लॉन्च किए हैं, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, तो वो सारी चीज डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, और यहाँ पे इन्होंने लगभग 17,900 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका इनॉग्रेशन किया है, किसी का फाउंडेशन स्टोन रखा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपकी हैं। तो पहली बढ़ते हैं आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इनॉग्रेट किया गया है।
ठीक है, ये अभी हमने देखा 5640 करोड़ की लागत से इसको जो है बनाया गया है। एंड किसने डेवलप किया है इसे? GMR विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। इसकी कैपेसिटी आपकी है 6 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली एंड ये आपकी बताई गई है फॉर द फेज 1। ठीक है, इसे डिज़ाइन अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो बेसिकली जो एयरपोर्ट टर्मिनल है ये फॉलो करते हैं ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड एंड इन्हें रजिस्टर्ड एंड इट इज़ रजिस्टर्ड विद द US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एंड ये इंस्पायर्ड है आंध्र प्रदेश के हेरिटेज आपके चुटीलू कॉटेजेस आराकू वैली फ्लाइंग फिशेस इनसे इंस्पायर्ड होके बेसिकली ये टर्मिनल्स आपके बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें टेक्नोलॉजी की तो यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, एयर साइड 4.0, एयरपोर्ट प्रिडिक्टिव ऑपरेशन सेंटर, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज़ की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सस्टेनेबल फीचर्स आपके जो हैं देखने को मिले हैं हमें, जैसे 5 मेगावाट सोलर प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, एनर्जी एफिशिएंट हीटिंग, तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं इस एयरपोर्ट पे। इसके अलावा इनके विजिट के दौरान जो यहाँ के आपके CM है N चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने प्रेजेंट किया था बॉबली वीना टू दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसके साथ ही दूसरा आपका प्रोजेक्ट आता है सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, जो जिसका फाउंडेशन स्टोन PM मोदी जी द्वारा रखा गया है और ये आपका बनाया जाएगा विशाखापट्टनम में। ठीक है, नाउ मतलब ये प्रोजेक्ट आपका रहेगा विशाखापट्टनम का और इसकी कॉस्ट रहेगी 2500 करोड़ की। फाइन, इसके अलावा ये जो है आपका आंध्र प्रदेश का एंड साउथ इंडिया का पहला आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी रहेगा अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0। ठीक है, एंड इसके डेवलपर की अगर हम बात करें तो ये डेवलप किया जाएगा एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड पैकेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड APACT जो साउथ कोरिया की फर्म है उनके मतलब इन दोनों के कोलैबोरेशन से ASIP एंड APACT के कोलैबोरेशन से इसको डेवलप किया जाएगा। इसकी अगर हम बात करें जगह की तो 30 एकड़ में ये आपका रहेगा। कैपेसिटी रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 96 मिलियन चिप्स एनुअली। ठीक है, तो ये कैपेसिटी इसकी रहेगी। फ्यूचर एक्सपेंशन की इन्होंने बोला कि ये फ्यूचर एक्सपेंशन इसका कर सकते हैं, इसके लिए एडिशनल ₹2000 करोड़ का यहाँ पे रहेगा फॉर द एडवांस पैकेजिंग, राइट, 2.5D एंड 3D के लिए, राइट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन का, तो इन्होंने फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा था बेसिकली, जिसमें कुरनूल 4th रिन्यूएबल एनर्जी जोन फेज 1 का यहाँ पे बताया गया है, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है जिसकी कैपेसिटी 4.5 गीगावाट की रहेगी एंड इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा पावर ग्रिड स्पेशल आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल का विद रुपीज 5550 करोड़। तो इतनी अमाउंट यहाँ पे यूज की जाएगी फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर कुरनूल विंड एनर्जी जोन एंड सोलर एनर्जी जोन, ये आपका इनॉग्रेट किया गया था एंड इसके लिए डेवलपिंग कॉस्ट आपकी बताई गई है अप्रोक्सीमेटली 3550 करोड़ की। ठीक है, साथ में ही इन्होंने इनॉग्रेट किया है ट्रांसमिशन स्कीम फॉर सोलर एनर्जी जोन इन आंध्र प्रदेश इन दी अनंतपुरम, जिसके लिए आपकी कैपेसिटी है 2500 मेगावाट की एंड कुरनूल के लिए इसकी कैपेसिटी आपकी है 1000 मेगावाट की एंड इसका बिल्डिंग कॉस्ट आपका है ₹820 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने जो है प्रोजेक्ट्स जो है डेडिकेट किए हैं नेशन को, जैसे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवेज आपके शामिल हैं और इसके लिए टोटल अमाउंट बताया गया है 1880 करोड़ का। और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपका है रचेरला टू गुरु व्यायगुदम। ठीक है, ये आपका नेशनल हाईवे है। देन आपके गुरु व्यायगुदम से देवरापल्ले। देन तीसरा आपका प्रोजेक्ट है ताड़ीपत्री बाईपास एंड चौथा है हाई लेवल ब्रिज एट दी लिंगा समुद्रम। ठीक है, तो ये 4 आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे थे, 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवेज। ठीक है, ये डेडिकेट किया है PM मोदी जी ने। इसके अलावा अब बात करते हैं कर्नाटका के विजिट की, तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंदा कल्चरल यूथ सेंटर जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है मैसूर में एंड इसका पर्पस है कॉमरेड करना स्वामी विवेकानंदा हिस्टोरिक विजिट इन नवंबर 1892। ठीक है, ये जो साइट है इट इज बिल्ड एट द हिस्टोरिक निरंजना मठ एंड इसका एरिया 81,000 स्क्वायर फीट का आपका रहेगा। ठीक है, फैसिलिटीज की बात करें 4D एक्सपीरियंस सेंटर है, एग्जीबिशन हॉल, 700 सीट
एम्फी थिएटर यहाँ पे आपका है, क्लासरूम्स हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम्स, मेडिटेशन एंड योगा हॉल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। बुक स्टॉल्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, डेडिकेटेड फैकल्टीज यहाँ पे रहेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्सपीरियंस एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज टू कंप्लीट द accessibility audit of digital platforms and remediation of audit findings under its digital accessibility framework. What is the new deadline? तो सेबी ने जो है रिसेंटली एक सर्कुलर जारी किया था इनके मतलब जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज होते हैं उनके लिए, कि आपका जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चाहे आपकी ऐप हो गई, वेबसाइट्स हो गई, पोर्टल हो गए, जो भी है, कि वो जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए एक्सेसिबल होने चाहिए। अगर नहीं है, पहले तो आप ऑडिट करो, अगर वहां पे कुछ आपको जो है चेंज करने की जरूरत पड़ती है, करेक्शन करने की जरूरत पड़ती है, तो वो आप करो, ठीक है। तो ये सेबी का सर्कुलर था और इसके लिए डेडलाइन जो बढ़ाई गई है वो है आपकी 31 अक्टूबर 2026, ठीक है। नाउ यहाँ पे डिटेल में देखते हैं, जो यहाँ पे सर्कुलर रिलीज किया गया था सेबी द्वारा। इन्होंने क्या बोला था, मैंडेटिंग ऑल द रेगुलेटेड एंटिटीज टू एंश्योर देयर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर एक्सेसिबल टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। डिसेबल पर्सन उसे इजीली एक्सेस जो है कर पाए, ठीक है। जो डेडलाइन है ये एप्लीकेबल है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक ब्रोकर्स, डिपॉजिटरीज, अदर सेबी इंटरमीडियरीज, तो इनके लिए ये आपका एप्लीकेबल है, ठीक है। प्रीवियस टाइमलाइन जो दी गई थी, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सेसिबिलिटी ऑडिट जो है इसको करने की 30 अप्रैल दी गई थी, एंड करेक्शन करने के लिए यहाँ पे जो टाइमलाइन दी गई थी वो 31 जुलाई दी गई थी। अब यहाँ पे फर्दर एक्सटेंशन दिया गया है सेबी द्वारा 31 अक्टूबर 2026 तक का, ठीक है। Now, next आपका क्वेश्चन है, under the SEBI's Garuda mechanism, how many working days do existing AIFs get to launch a new scheme after filing the private placement memorandum with SEBI through the registered merchant banker? So, recently SEBI ने जो है गरुड़ा mechanism इनका लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि बेसिकली जो स्कीम लॉन्च मतलब जो आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो आसानी से सिंप्लीफाइड वे में जो है स्कीम्स को लॉन्च कर सके। मतलब एक तरह से जो प्रोसेस पहले थोड़ा डिफिकल्ट होता था उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये मैकेनिज्म लाया गया है, ठीक है। और इसके थ्रू विद इन आपका यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जो टाइम है, वर्किंग डेज जो है, कितने वर्किंग डेज में एग्जिस्टिंग AIFs जो हैं वो लॉन्च कर सकते हैं न्यू स्कीम, तो 10 वर्किंग डेज में ये लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में भी देखेंगे। तो सेबी ने रिसेंटली लॉन्च किया है ग्रीन चैनल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट फ्रेमवर्क, सिंप्लीफाई करने के लिए और स्पीड अप करने के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम्स लॉन्च थ्रू अ स्ट्रीमलाइन फाइलिंग प्रोसेस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्रीन चैनल AIF रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट, ये गरुड़ा का फुल फॉर्म है और इसे सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। नाउ अब ये जो गरुड़ा है, गरुड़ा फ्रेमवर्क, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे टाइमलाइंस जो हैं वो दी गई हैं, जैसे एग्जिस्टिंग जो आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है, वो लॉन्च कर सकते हैं न्यू स्कीम विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ फाइलिंग दी प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम विद सेबी वाया रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर, राइट। वहीं पे जो न्यू AIFs आपके होंगे, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होंगे, ये लॉन्च कर पाएंगे अपनी फर्स्ट स्कीम ओनली आफ्टर सेबी रजिस्ट्रेशन और 10 वर्किंग डेज फ्रॉम फाइलिंग दी प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम, ठीक है। जो भी आपका लेटर होगा उसमें ये चीज फॉलो की जाएगी, ठीक है। और जो सेबी है, सेबी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर द एक्रीडेटेड इन्वेस्टर ओनली, दैट इज AI ओनली फंड्स, लार्ज वैल्यू फंड्स एंड एंजल फंड्स के लिए ये आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एंड दीज फंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डिस्क्लोजर रेस्ट विद दी मतलब इन सारे फंड्स के लिए जो डिस्क्लोजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट विल रेस्ट विद दी AIFs मैनेजर सपोर्टेड बाय अंडरटेकिंग फॉर्म फ्रॉम द CEO एंड कंप्लायंस ऑफिसर, वेयर एज जो रेगुलर AIF स्कीम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे सेबी ने मैंडेटरी किया है फॉर मर्चेंट बैंकर टू इंडिपेंडेंटली वेरीफाई ऑल डिस्क्लोजर्स इन द प्लेसमेंट मेमोरेंडम एंड सर्टिफाई करे कि ये ट्रू है, फेयर है, एडिक्वेट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेगुलेटर हैज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट द अपॉइंटेड मर्चेंट बैंकर कैन नॉट बी एसोसिएटेड ऑफ AIFs, इट्स स्पॉन्सर, मैनेजर और ट्रस्टी, तो ये चीज भी यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। इसके साथ ही सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है नेमिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्टेन AIFs स्कीम्स, जैसे जो न्यू AI आपके होंगे,
ठीक है, आपके जो AI ओनली स्कीम्स होंगे, यहाँ पे आपका जो है आपको बेसिकली जो भी नाम होगा उसके एंड में AI ओनली फंड यूज करना होगा। ठीक है, एनी न्यू AI ओनली फंड स्कीम्स मस्ट अपेंड द वर्ड्स AI ओनली फंड्स और AIOF एट द एंड ऑफ इट्स ऑफिशियल नेम। वहीं पे लार्ज वैल्यू फंड्स की बात करें तो इसकी यहाँ पे जो भी नाम होगा XYZ नाम होगा। ठीक है, XYZ और उसके बाद LVF। ठीक है, ऐसा यहाँ पे इन्हें लिखना होगा जो भी नई स्कीम इनकी आएगी। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु अज्यूम्ड द चार्ज एज अ डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी इन अगस्त 2026। सो और इन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है तरुण सोबती जो है उनको। ठीक है, सो इनमें से कौन से पर्सन है, कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने रिसेंटली चार्ज लिया है डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का। सो इनका नाम आपका है वाइस एडमिरल AN प्रमोद। ठीक है, सो आंसर आपका यहाँ पे जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। एंड अगर हम बात करें इनके प्रीवियस रोल्स की तो इन्होंने सर्व किया है डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस में दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच में एंड 26 तक। एंड अभी ये सर्व कर रहे हैं डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, अगस्त मंथ से। एंड ही प्लेड अ की रोल ऑन ऑपरेशन सिंदूर एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन। साथ में ही इन्होंने सर्व किया है फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर ऑफ अ वेस्टर्न फ्लीट ड्यूरिंग ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। ठीक है, इसके अलावा इनके अवार्ड्स की बात करें तो अति वशिष्ठ सेवा मेडल इनको मिला था 2024 में एंड 25 में युद्ध सेवा मेडल इन्हें दिया गया था। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च DSC A24, द फिफ्थ एंड फाइनल शिप ऑफ डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट, विच कंपनी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग दिस वेसल। तो पहले इसके थोड़ी बैकग्राउंड की बात करते हैं। सो 2021 में हमारी इनमें से एक कंपनी है जिसके साथ इंडियन नेवी ने अग्रीमेंट साइन किया था। किस चीज के लिए? 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, बेसिकली DSC जो आपके क्राफ्ट्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए 2021 में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। कौन सी कंपनी के साथ? टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के साथ। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने जो है अभी 2021 से लेके 2026 तक 5 शिप जो है फाइनल शिप इन्होंने जो है डिलीवर कर दिए हैं इंडियन नेवी को। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट था जैसे कि मैंने बताया इसका टोटल कॉस्ट आपका जो है 174.77 करोड़ का था। एंड यहाँ पे जो शिप्स आपके डिलीवर किए गए हैं इनका नाम आपका कैसा था? यार्ड 325 से यार्ड 329। मतलब यार्ड 325 पहला था, फिर 326 आपका दूसरा था, ऐसे ही 329 जो था वो लास्ट वाला था। इसके अलावा या तो इसको हम DSC A20 से आपका A24 जो है इस नेमिंग से भी यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब नाउ बात कर लेते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड जो है, ठीक है, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसके करंट MD है उमेश चौधरी। हेडक्वार्टर्स का कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है एंड इसे 1997 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द 2026 कॉमनवेल्थ गेम जो 23rd एडिशन आपका बेसिकली था, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? ये आपका ग्लासगो में हुआ है। सो ग्लासगो स्कॉटलैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बताओ कि नेक्स्ट जो आपका कॉमनवेल्थ होगा 2030 का वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी और कौन सी सिटी में होस्ट करेगी। ठीक है, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब यहाँ पे बात करते हैं टॉप 5 कंट्रीज की। तो पहला नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का जिसने 70 गोल्ड मेडल यहाँ पे जीते हैं और टोटल इनके 171 मेडल्स हैं। इंग्लैंड सेकंड नंबर पे था, थर्ड पे आपका कनाडा था एंड फोर्थ पे इंडिया था विद 13 गोल्ड एंड टोटल 39 मेडल्स। एंड स्कॉटलैंड का भी सेम था, 13 गोल्ड मेडल एंड आपके यहाँ पे टोटल 39 मेडल्स इनके थे। ठीक है, इसके साथ ही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन की। इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर डोनाल्ड रुकरे। हेडक्वार्टर्स का लंदन यूके में लोकेटेड है और 1932 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। अब बात करेंगे डिटेल में कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो कौन सा एडिशन था? 23rd एडिशन था। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आपका चला था। होस्ट सिटी ग्लासगो स्कॉटलैंड थी। ठीक है, यहाँ पे आपके इवेंट्स की बात करें तो 215 मेडल इवेंट्स यहाँ पे थे अक्रॉस 10 स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग 6 पैरा स्पोर्ट्स। ठीक है, बजट की बात करें 150 मिलियन यूरो का यहाँ पे बजट बताया गया था। फाइन। अब यहाँ पे आप जो है
रैंकिंग देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट रैंकिंग थी विद 70 गोल्ड, 45 सिल्वर एंड 56 ब्रॉन्ज। सेकंड नंबर पे इंग्लैंड 29 गोल्ड्स, 45 सिल्वर एंड 36 ब्रॉन्ज। कनाडा थर्ड नंबर पे 19 गोल्ड के साथ 20 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज। इंडिया फोर्थ नंबर पे था 13 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज। एंड स्कॉटलैंड फिफ्थ नंबर पे विद 13 गोल्ड एंड आपका 9 सिल्वर एंड 17 ब्रॉन्ज। फाइन। नाउ अब बात करते हैं इंडिया के परफॉर्मेंस की। तो अभी हमने पढ़ा इंडिया ने टोटल 39 मेडल्स यहाँ पे जीते हैं, 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। ठीक है, इंडिया की तरफ से 122 एथलीट्स हैं और 125 एंड 125 इंक्लूडिंग पैरा एथलीट्स। फ्लैग बेरियर्स की बात करें तो यहाँ पे ओपनिंग जो फ्लैग बेरियर थे वो थे मीराबाई चानू एंड लोवीना बोरोगोइन एंड क्लोजिंग में जास्मिन लंबोरिया। राइट, हिस्टोरिक अचीवमेंट्स जो इंडिया ने अचीव किए हैं, जैसे बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, अभी तक के हाईएस्ट हैं कॉमनवेल्थ गेम हिस्ट्री में। जूडो की बात करें तो पहला यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडल मिला है अश्मिता दे एंड हर्ष सिंह को। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू जो है इन्होंने थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर गोल्ड जीता है आपका। ठीक है, 2018 में पहली बार जीता था, फिर 22 में और फिर 2026 में। ठीक है, तो ये लगातार थर्ड टाइम यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता गया है। ठीक है, इसके अलावा एथलेटिक्स की बात करें तो तेजस्विनी शंकर जो है इन्होंने यहाँ पे पहला कॉमनवेल्थ गेम मेडल जीता है डीकैथलॉन में विद 7,976 पॉइंट। ब्रॉन्ज मेडल बेसिकली उन्होंने यहाँ पे जीता है। इसके अलावा नेक्स्ट है डबल पोडियम फिनिशेस इन मेंस 100 मीटर T47 एंड शॉर्ट फुट F57 में। ठीक है, रिकॉर्ड्स की बात करें दिलीप महादू गवित जो है इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम रिकॉर्ड बनाया है इन मेंस 100 मीटर T47 10.94 सेकेंड्स में। ठीक है, लवप्रीत सिंह वलूरी अजय बाबू देन ऋषिकांता सिंह इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है वेट लिफ्टिंग में। इसके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव जो है, ठीक है, इनका आपका रहा था रिकॉर्ड इन विमेंस 53 केजी वेट लिफ्टिंग में और इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता है। इसके अलावा गुलवीर सिंह की बात करें तो फर्स्ट इंडियन डिस्टेंस रनर यहाँ पे ये थे जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, सिल्वर इन 10,000 मीटर एंड ब्रॉन्ज इन 5,000 मीटर। सेरेमनीज एंड सिंबल्स की बात करें, ओपनिंग सेरेमनी जो थी इसमें किंग चार्ल्स थर्ड एंड क्वीन कैमिला आपके शामिल थे। ठीक है, देन लोगो की बात करें, इट इज डिजाइन बाय द लूप डिजाइन जो कंबाइन करता है CGF आइडेंटिटी प्लस आपकी रिवर साइक्लेड एंड साइक्लेड आर्क ब्रिज को। ठीक है, टार्टन इट इज डिजाइन बाय द सियोभान मैकेंजी। ठीक है, 74 ग्रे थ्रेड्स नेशंस प्लस 26 ब्लू थ्रेड्स यहाँ पे आपके मतलब ये इसको सिंबलाइज करता है ईयर 2026। ठीक है, मैस्कॉट की बात करें इसका नाम था फेनी। एंड एम्बेसडर्स की यहाँ पे कौन कौन थे आपके, इलिश मैकोलगन, एमिली कैम्पबेल, जेक जेमन, रॉबिन लव एंड डुनकैन स्कॉट। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2030 का आपका जो कॉमनवेल्थ गेम होगा ये इंडिया होस्ट करेगा, तो इंडिया को यहाँ पे जो है हैंडओवर कर दिया गया है। ठीक है, और क्लोजिंग सेरेमनी जो आपकी थी इन कॉमनवेल्थ गेम फ्लैग एंड बैटन हैंडेड ओवर टू इंडिया। ठीक है, रेसिपिएंट्स कौन थे, जैसे नीरज चोपड़ा यहाँ पे आपके थे। ठीक है, एंड आपके प्रेसिडेंट थे PT उषा। ठीक है, गुजरात स्पोर्ट्स मिनिस्टर हर्ष सांघवी ये भी आपके यहाँ पे इस सेरेमनी में क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल थे। ठीक है, और ये हैंड ओवर किया गया था इंडिया को और यहाँ पे ये सारे आपके पर्सन शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट होस्ट सिटी आपकी जो रहेगी वो रहेगी अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप जो है विनर्स देख सकते हैं, मतलब जो गोल्ड कैटेगरी, सिल्वर और ब्रॉन्ज में आपके विनर रहे हैं इंडियन टीम। ठीक है, मतलब इंडियन एथलीट्स, जैसे वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू का विमेंस 48 kg में। देन पैरा एथलीट्स में आपके हैं शर्मिला धनकर शॉर्ट पुट F57 विमेंस कैटेगरी। देन दिलीप गवित इनका था मेंस 100 मीटर T47 में एंड सुमन राणा मेंस शॉर्ट फुट F57 कैटेगरी में। ठीक है, ऐसे जोड़ों में अस्मिता दे एंड हर्ष सिंह ये आपके 48 विमेंस में 48 kg एंड मेंस में 60 kg में। देन बॉक्सिंग की बात करें, प्रीति पनवार 54 kg विमेंस में, जास्मिन लंबोरिया 57 kg में एंड 51 kg में साक्षी चौधरी, 60 kg में आपके प्रिया गंगास एंड 70 kg में अरुंधति चौधरी। एंड मेंस की बात करें, मेंस में 60 kg में सचिन सिवाच शामिल थे, अंकुश
पंघल जो है इन्होंने मेंस 80 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। ऐसे ही सिल्वर मेडल की बात करें वेट लिफ्टिंग में, ऋषिकांता सिंह जो है मेंस 60 केजी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। देन मुथुबंदी राजा इन 65 केजी, ज्ञानेश्वरी यादव 53 केजी विमेंस में इन्होंने मेडल जीता है। अजय बाबू वलूरी ये 79 केजी मेंस में। देन हरजिंदर कौर विमेंस 69 केजी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। लवप्रीत सिंह मेंस आपका 110 प्लस केजी में इन्होंने जो है सिल्वर जीता है। ऐसे ही बाकी आपके जो मेडल्स की लिस्ट है वो मैंने ऐड कर दिया, आप इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेपाली ब्रिटिश माउंटेनियर निर्मल पुजारा रिसेंटली पास्ड अवे इन एन एवलांच ऑन ब्रॉड पीक, जो आपका बेसिकली पाकिस्तान में लोकेटेड है, गिलगित बल्तिस्तान जो आपका लोकेटेड मतलब इस रीजन में लोकेटेड है, जो बेसिकली पाकिस्तान में आता है, राइट। सो इनका यहाँ पे एवलांच आया था और ये बेसिकली सबमिट कर रहे थे ब्रॉड पीक को और इस दौरान इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन हियर इज, इन विच ईयर डिड ही सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोजेक्ट पॉसिबल 14/7 क्लाइंबिंग ऑल 14 8,000 इन जस्ट 6 months and 6 days। तो बेसिकली यहाँ पे 14 इन्होंने पीक जो है वो क्लाइंब किए थे जिनकी हाइट आपकी 8,000 मीटर्स की थी, अबव 8,000 मीटर्स की, और इसके लिए इसका नाम इन्होंने प्रोजेक्ट पॉसिबल रखा था 14/7, ठीक है। तो ये इन्होंने क्लाइंब किया था इन दी 2019, मतलब इन्होंने 14 पीक्स को क्लाइंब किया था 2019 में विद इन 6 months and 6 days। तो ये इनका ड्यूरेशन था। और अभी मतलब जब इनकी मृत्यु हुई, ये कौन से पीक को जो है क्लाइंब कर रहे थे, ब्रॉड पीक को, ठीक है। ब्रॉड पीक जिसकी आपका जो हाइट है वो आपकी 8,051 मीटर की है, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है, पाकिस्तान में लोकेटेड है, एंड ये आपका 12वां हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, ठीक है। इट इज द 12th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ब्रॉड पीक, ठीक है। नाउ यहाँ पे निर्मल पुजारा जो है इन्हें निम्स या निम्स दाई के नाम से भी जाना जाता था, और ये पहले पर्सन बने थे जिन्होंने क्लाइंब किया था माउंट एवरेस्ट आपका लेहोत्से एंड मकालू विद इन 48 आवर्स एंड अचीव द फर्स्ट विनर एसेंट ऑफ काराकोरम रेंज विद नेपालीज क्लाइंबर्स इन 2021, ठीक है। इनकी एक बुक भी है, इन्होंने एक बुक लिखी थी बियॉन्ड पॉसिबल विच इज पब्लिश्ड बाय दी हॉर्डर एंड शॉन्गटर, ठीक है। इन्हें रिकॉग्निशन की बात करें तो मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर दिया गया था 2018 में, एंड इनके नाम पे एक डॉक्यूमेंट्री भी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, 14 पीक नथिंग इज इम्पॉसिबल नाम से, ठीक है। 2021 में ये आपकी आई थी। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो निम्सदाई की, ओके। Next question है, the government of Andhra Pradesh signed up 4 MOUs in Amravati to enhance cooperation in clean energy, advanced manufacturing, inclusive education, student mental health and skill development with which country? So अभी 4 अग्रीमेंट साइन किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। और कौन से 4 MOUs हैं वो भी देखते हैं, उससे पहले सिग्नेटरीज की बात करते हैं। तो ये MOU साइन किया गया था नारा लोकेश जो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं आंध्र प्रदेश से, एंड जूलियन हिल जो असिस्टेंट मिनिस्टर है फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, सिटीजनशिप, कस्टम एंड मल्टीकल्चरल अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। अब बात करते हैं MOUs की। तो क्लीन एनर्जी के ऊपर आपका एक MOU साइन हुआ था जहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है स्टैब्लिश करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग, और ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, IIT तिरुपति में, ठीक है। जो फोकस करेगा सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पैनल रिसाइकलिंग, सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस एंड रिसर्च पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन पे। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स जो है इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय के साथ, एंड समग्र शिक्षा जो आंध्र प्रदेश से हैं इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है स्ट्रेंथन करने के लिए एजुकेशन अक्रॉस दी स्टेट्स आंध्र प्रदेश में, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेंटल हेल्थ को लेके अग्रीमेंट साइन हुआ है आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन एंड ऑस्ट्रेलिया की रीबाउंड के साथ टू इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पायलट प्रोजेक्ट जो सपोर्ट करेगा स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ को एंड वेलबींग को इन सेलेक्टेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, राइट। नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के डायनेमिक लर्निंग सर्विसेज के साथ, और यहाँ पे ये दोनों आपके जो हैं मतलब
यहाँ पे जो दोनों फर्म्स हैं, दोनों एंटिटी जो हैं वो कोलैबोरेट करेंगे ऑन वोकेशनल एजुकेशन, वर्कफोर्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्री अलाइन ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट पाथवेज पे। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं ओबेशरी की। सो रिसेंटली विश्वनाथ शर्मा इंडियन आर्मी में बेसिकली ये आपके थे, और इन्होंने एज अ 14th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर्व किया था इंडियन आर्मी में फ्रॉम 1 मई 1988 से लेके 30 जून 1990 के बीच में। ठीक है, इन्हें जो है कमीशन किया गया था 16th लाइट कैवलरी इन 1950। यहाँ पे इनको कमीशन किया गया था, एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ अ 2 वॉर, 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर एंड 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर जो आपकी थी, दोनों में ही ये इसका पार्ट बने थे। साथ में ही अगर ऑनर्स की बात करें तो इन्हें अति वशिष्ठ सेवा मेडल दिया गया था 1977 में, एंड परम वशिष्ठ सेवा मेडल भी इन्हें दिया गया था 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका आते हैं इटालियन फुटबॉल प्लेयर हैं फ्रैंको बेरेसी। इनका डेथ हुआ है रिसेंटली, एंड इन्होंने बेसिकली कौन से क्लब से ये आपके जो है खेलते थे, एसी मिलान से 1977 से 1997 के बीच में ये इसका पार्ट रहे थे। ठीक है, इन्होंने अपने जो भी इनका करियर था फुटबॉल में, उसमें 81 कैप्स अर्न की हैं फॉर इटली, एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ द 1982 फीफा वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड। साथ में ही 1994 का फीफा वर्ल्ड कप जो आपका हुआ था, उसमें यहाँ पे ये फाइनल तक गए थे, रनर अप रहे थे, और इनको जो है ब्राजील की टीम ने हराया था। ठीक है, नाउ मतलब इनकी टीम को। नाउ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करें, बैलन डोर अवार्ड इन्हें मिला था रनर अप के लिए 1989 में, एंड एसी मिलान एक और चीज़ की, एसी मिलान जो है आपका, इस क्लब ने रिटायर किया था आइकॉनिक नंबर 6 जर्सी इन ऑनर ऑफ दिस प्लेयर फ्रैंको बेरेसी। नेक्स्ट आपकी ओबिशरी है कैलाश चंद्र पंत, जो हिंदी राइटर थे, एंड इनका डेथ हुआ है रिसेंटली। एंड अवार्ड एंड रिकॉग्निशन की इनकी बात करें तो पद्मश्री अवार्ड इन्हें 2026 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। साहित्य भूषण सम्मान भी इन्हें मिला है, निराला साहित्य सम्मान, साहित्य शिरोमणि सम्मान एंड संस्कृति गौरव सम्मान। तो ये सारे अवार्ड्स इन्हें जो है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन इन्हें दिए गए थे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर दीजिएगा benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।